थोड़ा बताए थे आपने, हम्म कैसे वो सर्वर पे कैसे चेक करते हैं जेसन फाइल, हम्म और कैसे जो क्रिएट है करते हैं, कैसे चेक करते हैं और कैसे अपलोड करते हैं। हाँ, कैसे अपलोड करते हैं वो भी बताए। अच्छा, वो थोड़ा याद है। हाँ है, ये वेबसाइट पे हमने कोड को चेक किया था जो आपने हाँ मेंशन किया है यहाँ पे माई जेसन करके। हाँ और वो तो प्राइवेट मीन्स वो नॉन पेड है, तो उस पे एक प्रॉब्लम था कि उसकी जो लिंक है वो चेंज होती जाती है बार बार। हाँ 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 अगर एक बार हमने डाले हैं और उसके बाद में उसी कोड पे अगर मॉडिफाई करते हैं तो फिर से वो न्यू लिंक जनरेट हो जाती है। हाँ करेक्ट है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है। और जैसे पेड वाले सर्वर पे हम करते हैं और कुछ अपडेशन करते हैं, हाँ तो फिर वो आपकी जो लिंक है वो वही रहती है, लेकिन सिर्फ अपडेशन हो जाता है एप्लीकेशन। अच्छा ग्रेट, सही है। चलो, तो आज अपन नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलेंगे, जो कि है हम अटैच करेंगे हमारा जो जेसन में जितना भी कुछ डेटा है उसको अपन फेच करेंगे हमारे एप्लीकेशन में, मतलब ये एंड्रॉयड के अंदर अपन फेच करेंगे और उसको शो करवाएंगे। बेसिकली आज का टास्क वही रहेगा। बाद में हम देखेंगे कि कोई कंपोनेंट के अंदर उसका डेटा कैसे लेके आते हैं। अभी फिलहाल के केस में तो हम नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड पे लेके आएंगे। नेक्स्ट वाले सिनारियो में हम देखेंगे कि हम लिस्ट व्यू को कैसे कहते हैं मैनिपुलेट करें या फिर पॉपुलेट करें, या फिर ग्रिड व्यू या फिर रिसाइकलर व्यू, ऐसे तरीके से हम उसको एक एक करके अपन आगे जाएंगे। ठीक है, तो जब तक ये एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन हो रहा है तब तक हम कोड समझ लेते हैं। हमेशा जब भी अपने को जेसन से ये करना है, जेसन से इंटरेक्शन करना है, या फिर कोई भी हमें ऑनलाइन वाले चीज़ों पे इंटरेक्शन करना है, तो सबसे पहले तो हमें लगानी पड़ेगी परमिशन। तो अगर आपको एंड्रॉइड में कोई भी परमिशन लगाना है तो सबसे पहले हमें कौन सी परमिशन लगानी पड़ेगी, इंटरनेट की। इंटरनेट। हाँ, तो पहले फुर्सत में जाके मैनिफेस्ट में डाल देना है एंड्रॉइड की परमिशन। नेक्स्ट फिर यूआई। यूआई इसका बहुत ही बेसिक सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे आउटपुट में कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है शायद, वेट अ सेकंड, यहाँ पे मे भी आपको दिख जाएगा। तो यूआई बहुत बेसिक सा है, सिंपली एक बटन है और एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें हेलो वर्ड लिखा है बाय डिफॉल्ट। हमारा सिंपल सा है कि हम बटन पे क्लिक करके जो भी जेसन में हमने डेटा रखा होगा सर्वर पे, अब वो फ्री रहे पेड रहे उससे कोई अभी इशू नहीं है, वो सारा का सारा डेटा यहाँ पे इस टेक्स्ट व्यू में दिख जाना चाहिए। बस इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डेटा जो भी कुछ रखा है उसको डायरेक्टली फेच करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई सर्च वाली क्वेरी वगैरह, कोई कुछ क्वेरी वगैरह नहीं है। अब समझते हैं कि कैसे किया है। तो फ्रंट एंड तो समझ गया होगा, फ्रंट एंड में कुछ नहीं, एक बटन है और एक टेक्स्ट व्यू रखा है ना। ग्रेट। टेक्स्ट व्यू का सॉरी बटन का नाम दे दिया है बटन, और टेक्स्ट व्यू का नाम लिखा है फेचिंग डेटा, बाकी कुछ भी नहीं दिया है। बाय डिफॉल्ट उस पर हेलो वर्ल्ड लिख के आएगा। हम मेन एक्टिविटी के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे हम पहले रेफरेंसेस क्रिएट किए, बटन का रेफरेंसेस और टेक्स्ट व्यू का एक रेफरेंसेस क्रिएट किया। स्टैटिक क्यों किया होगा, कुछ बता सकते हो इस चीज को, स्टैटिक क्यों किया होगा। मीन्स ऑब्जेक्ट की नीड नहीं लगनी चाहिए, डायरेक्टली मैं क्लास का नाम और डेटा जो भी डेटा मेंबर है उसको डायरेक्टली कॉल कर सकूं। नहीं तो अगर मेरे को इसको कॉल करना है कहीं से, तो मुझे मेन एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था, या फिर दिस कीवर्ड को यूज करना पड़ता था, जो कि एक मेमोरी कंजम्पशन होता था। तो वो चीज ना करते हुए सिर्फ हमें अगर इसको कॉल करना है, तो मैं इसको स्टैटिक करके डायरेक्टली भी इस नेम से मेन एक्टिविटी डॉट डेटा करके भी मैं कॉल कर सकता हूँ। ओके, हमें पता चलेगा विदाउट फर्दर। एनी ऑब्जेक्ट। हाँ विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। हाँ, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, बिकॉज स्टैटिक को ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, हमने नीड जावा नहीं। में, हाँ जावा में हमने पढ़ा था। सेम चीज नीचे चलते हैं, यहाँ पे उसने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्लिक एंड डेटा, तो क्लिक का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया एंड डेटा का। अब नीचे चलते हैं, क्लिक जो है बटन के ऊपर सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगा है, नॉर्मल सा ऑन क्लिक लिस्टनर, उसमें ऑन क्लिक, उसके अंदर उसने लेके आया प्रोग्रेस इक्वल्स टू फेच डेटा। अब यहाँ पे फेच डेटा जो है ये प्री डिफाइंड मेथड है, मतलब क्लास है या फिर यूजर ने, मतलब हमने खुद ने बनाई है। तो वो चीज आपको नीचे में देखने को मिल रही है कि फेच डेटा करके एक क्लास हमने खुद ने बनाई है, मतलब यूजर डिफाइंड एक क्लास है। अब जो कोड यहाँ पे डायरेक्टली डालना था, वो कोड उन्होंने निकाल के एक सेपरेट क्लास के अंदर लिखा है। आप चाहो तो इसके अंदर जो फेचिंग डेटा वाला जो कोड है वो डायरेक्टली आप मेन एक्टिविटी के अंदर भी लिख सकते हो, बट उन्होंने सोचा कि वो क्या करेंगे कि वो अलग से क्लास बनाएंगे और उसमें सारा कोड लिख देंगे और उसको डायरेक्टली कॉल करेंगे। अब उनको वो क्लास के अंदर का मेथड को कॉल करना है, एग्जीक्यूट जो मेथड उन्होंने बना के रखी है, तो ऑफकोर्स बात है उनको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उन्हें फेचिंग डेटा का ऑब्जेक्ट बनाया प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस से वो एग्जीक्यूट मेथड को कॉल कर रहे हैं। चाहो तो अगर ये मेथड भी स्टैटिक होती तो फेच डॉट एग्जीक्यूट मेथड को डायरेक्टली कॉल कर सकते थे,
बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये जाती है, अगर उन्होंने एग्जीक्यूट मेथड को स्टैटिक बनाते थे तो स्टैटिक मेथड के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर ही आते हैं, मतलब दिस, हाँ, सुपर, ये जैसे कीवर्ड या फिर न्यू कीवर्ड हम यूज नहीं करते स्टैटिक मेथड के नहीं कर अंदर। सकते। यस, दैट्स वाई उन्होंने यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज किया, और यहाँ पे डेटा मेंबर था इसीलिए उन्होंने स्टैटिक यूज किया, बिकॉज स्टैटिक डेटा मेंबर को आप नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर भी कॉल कर सकते हो और क्लासेस के अंदर भी कॉल कर सकते हो। चलते नीचे, फेचिंग डेटा में ही सारा कोड है। हाँ, यहाँ पे थोड़े से जो इंपोर्ट है उसके ऊपर ध्यान देना कि सारा का सारा जेसन वाला जो इंपोर्ट रहेगा वो ORG के अंदर से आएगा, ठीक है। अगर आप एंड्रॉइड एक्स भी यूज कर रहे हो तो भी ORG के अंदर से ही आएगा। बाकी दूसरा कोई अगर इंपोर्ट करते हो तो मे बी वो चले नहीं चले, बिकॉज ये वाले सारे नोट्स मैंने 2019 में बनाए थे, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ORG वाला ट्राई करना है, ठीक है। नीचे चलते हैं। यहाँ पे कुछ डेटा रखने के लिए हमने कुछ चीजें बनाई है, जैसे एक स्ट्रिंग डेटा के लिए बनाया, सेकंड बनाया स्ट्रिंग डेटा पार्स्ड, देन सेकंड बनाया सिंगल डेटा पार्स, ऐसे 3 डेटा क्या बोलते हैं वेरिएबल बना दिया, ऐसे समझ लो स्ट्रिंग टाइप के। तो उसको यूज करेंगे हम फर्दर, कुछ नहीं डेटा को रखने के लिए, बिकॉज एक से ज्यादा डेटा हमने पास किया है जेसन में, एक से ज्यादा। जेसन फाइल दिखा देता हूँ कि जेसन फाइल एक्चुअल में कौन सी अपलोड की है। तो उन्होंने ये जेसन फाइल अपलोड की है जिसमें स्टूडेंट का डेटा है, जैसे कि रोल नंबर है, स्टूडेंट का नेम है और मार्क्स है। अब ये एक स्टूडेंट का डेटा हो गया, वैसे ही उन्होंने कितने ऑब्जेक्ट्स भेजे, 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट्स भेजे, और ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज्ड है, मतलब ये एक जेसन एरे है, और जेसन एरे के अंदर एक एक ऑब्जेक्ट है। दिस इज कॉल्ड एज जेसन ऑब्जेक्ट एंड दिस इज कॉल्ड एज जेसन एरे। तो यहाँ पे हम एक जेसन एरे के अंदर 3 ऑब्जेक्ट्स हम देख रहे हैं जिसको हम निकालेंगे, 1 2 3 4, सॉरी 4 ऑब्जेक्ट्स है जिनको हम निकालेंगे। वापस चलते हैं हमारे कोड पे। ओके, देखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये जो क्लास है इसको एक्सटेंड किया है सबसे पहले तो असिंक टास्क से। अब सबसे पहले ये चीज समझ लेते हैं कि असिंक टास्क क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। सिंक्रोनाइजेशन का थोड़ा आपको जब जावा में हमने पढ़े थे तब हमने समझे थे सिंक्रोनाइजेशन। सेम फंडा है असिंक टास्क का भी, यहाँ पे भी थ्रेडिंग मैकेनिज्म यूज होता है। अब ये सब चीजें क्यों चाहिए, बिकॉज डेटा जो है वो बैकग्राउंड में लोड होने वाला है विदाउट इंटरप्टिंग द यूजर, मतलब यूजर को इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। यूजर जो भी काम कर रहा था वो काम भी करते रहना चाहिए, और हमारा जो डेटा है ओवर द इंटरनेट वो भी लोड होना चाहिए। अगर आप चाहते हो एक साथ 2 टास्क हो तो आप यूज करते हो कोई ना कोई सिंक्रोनाइजेशन या फिर थ्रेडिंग मैकेनिज्म, है ना, जिससे हम एक टास्क को भी चलाते रहे साथ साथ में दूसरा प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप डेटा ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहते हो कोई भी तरीके से, तो यहाँ पे एक क्लास है जो आपको हेल्प करती है, दैट इज कॉल्ड एज असिंक टास्क। असिंक टास्क मेथड आपको हेल्प करेंगी। अब ये भी एक क्या बोलते हैं जेनरिक टाइप की क्लास है, तो यहाँ पे उसके अंदर 3 टाइप के डेटा टाइप्स बताना पड़ता है, पर अगर आपको नहीं पता तो आप वाइड 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 टाइप्स डाल सकते हो, या तो फिर अगर आपको पता है कि स्ट्रिंग टाइप में आने वाला है, फिर एम्प्लॉय टाइप में आने वाला है, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है, और कितने भी डाल सकते हो। नेक्स्ट, ये एक जो क्लास है असिंक टास्क, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और हमें एक चीज पता है कि एब्स्ट्रैक्ट अगर कोई क्लास है तो उसके अंदर होती है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और उन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बॉडी नहीं होती, तो उन मेथड्स को बॉडी जो है वो हम देते हैं, डेवलपर देता है। तो हमने फेच डेटा क्लास के अंदर इसको अगर एक्सटेंड किया है तो हमें इसके अंदर की एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बॉडी देने पड़ेंगे। तो कौन सी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिनको बॉडी देना है, डू इन बैकग्राउंड एक मेथड है, और एक है आ गया ऑन पोस्ट एग्जीक्यूशन। तो ऐसी 2 मेथड है। तो सर क्या सिर्फ 2 मेथड है, नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी मेथड है, बट बेसिकली ये 2 मेथड है जो हमें सबसे ज्यादा यूजफुल होती है, तो हम इन 2 मेथड को ही हम सबसे ज्यादा ओवरराइड करते हैं। बाकी और भी है, पोस्ट बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन वगैरह भी है, पर उन चीजों का ज्यादा यूज नहीं होता। बट बेसिकली अगर आपको असिंक टास्क के साथ जाना है तो आपको ये 2 मेथड को बॉडी तो देना ही पड़ेगा। हालांकि अंदर क्या कोड लिख रहे हो वो आपका लुकआउट है, पर ये दोनों को बॉडी देना ही देना पड़ेगा। डू इन बैकग्राउंड के अंदर क्या होता है, एंड ऑन पोस्ट एग्जीक्यूशन में क्या होता है। नाम पढ़ के समझ में आ रहा है कि यार इसके अंदर लिखा हुआ कोड जो है ये बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट होगा, है ना, और इसमें जो लिखा हुआ कोड है वो जब बैकग्राउंड पूरा कंप्लीट हो जाए, बैकग्राउंड प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाए तो एग्जीक्यूट होगा। ओके, मतलब पहला वाला जो है वो काम करेगा डेटा को डाउनलोड करने के लिए, और दूसरा वाला हम यूज कर सकते हैं डेटा को शो करने के लिए, है ना, दूसरा वाला जो है।
तो पहले वाले को समझ लेते हैं, देन फिर सेकंड वाले को समझते हैं। सबसे पहले हमारा जो डेटा है वो ओवर द इंटरनेट है, आप कहीं पे भी रख सकते हो। यहाँ पे हमने कोई वेबसाइट पे रखा था, माई जेसन के अंदर रखा था, बट अभी माई जेसन जो वेबसाइट है ये अभी रही नहीं, मतलब अभी उन्होंने वो वेबसाइट को डिलीट कर दिया। तो वेट अ सेकेंड, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। अगर ये जेसन फाइल अभी भी अवेलेबल होंगी तो आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डाल के हमने क्लिक कर दिया, एंड सेकेंड देखते हैं लोड तो हो रहा है। अगर ये ओपन हो गई मतलब ये जेसन फाइल अभी भी डिलीट नहीं हुई, भले वेबसाइट डिलीट हो गई, तो देखो यहाँ पे मैसेज आ गया कि दिस साइट कैन नॉट बी रीच बिकॉज माई जेसन जो वेबसाइट है वो अभी डिलीट हो गई। अभी हाँ, इसके जगह पे जो वेबसाइट हम यूज करते हैं जो अभी रिसेंटली है, बिकॉज 2 साल हो गए उन्होंने शायद नहीं पे किया होगा, तो हम यूज करते हैं जेसन बीन करके, माई जेसन बीन या समथिंग जेसन बीन है। सो ये वेबसाइट यूज करते हैं, हाँ jeson.io, इसका यूज करके भी हम एपीआई क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब फिलहाल के केस में हमें एपीआई क्रिएट नहीं करना है, जो भी कुछ हमने लास्ट टाइम एपीआई क्रिएट किया था उसी को हम यूज करेंगे। ये हमने प्रोसेस देखे थे, अपलोड करना एंड एपीआई क्रिएट करना, तो डायरेक्टली हम समझते हैं कि हमारे पास ये यूआरएल है, ठीक है। यूआरएल को ओपन करने के लिए हमें चाहिए रहता है कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, तो उसके लिए भी क्लास है। पहले तो आपको यूआरएल को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्लास है यूआरएल। यूआरएल का जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं ये इसीलिए कि ये यूआरएल का ऑब्जेक्ट बनेगा तभी हम हमारे प्रोग्राम में उसको यूज कर सकते हैं। सो दैट्स वाई उसको पहले कन्वर्ट करते हैं यूआरएल ऑब्जेक्ट में, देन फिर उस यूआरएल ऑब्जेक्ट से हम कनेक्शन को इस्टेब्लिश करेंगे, ये वेबसाइट तक हम कनेक्ट करेंगे हमारे ऐप को। तो HTTP कनेक्शन ये हेल्प करेगा हमें, HTTP कनेक्शन का ऑब्जेक्ट। तो HTTP कनेक्शन इक्वल्स टू कनेक्शन इक्वल्स टू यूआरएल, देखो यूआरएल में से डॉट ओपन कनेक्शन, तो इस चीज को हम क्या करेंगे, इस वाली वेबसाइट को हम कनेक्ट करेंगे। सारा का सारा जो डेटा है, जो भी ये यूआरएल पे पड़ा है, वो जो भी टेक्स्ट फॉर्म में है, वो डेटा जेसन के तरह फेच करके इस HTTP यूआरएल कनेक्शन वाले ऑब्जेक्ट में आ जाएगा पूरा डेटा। अब यहाँ पे जो डेटा है वो स्ट्रीम फॉर्म में होगा, तो इसको इसमें से डेटा जो भी स्ट्रीम फॉर्म में है उसको निकाला जाएगा, है ना, उसमें से। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे गेट इनपुट स्ट्रीम। गेट इनपुट स्ट्रीम मेथड जो है वो डेटा निकाल के इनपुट स्ट्रीम में डाल देंगे, जो कि टाइप है इनपुट स्ट्रीम टाइप का। अब डेटा एक ही नहीं आएगा, डेटा बहुत सारा आएगा, तो इसलिए हम यूज कर रहे हैं बफर रीडर। बफर रीडर क्या करता है, एक एक डेटा रखते जाता है और उसको ऐड करते जाता है, जैसे हम बोल सकते हैं कॉन्केटिनेशन टाइप। तो क्या करते जाएगा, ऐड करते जाएगा, कॉन्केट करते जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप ऑफ डेटा है, 4 डेटा है, तो सारा का सारा ऐड करके आपको दे देगा बफर रीडर के अंदर, मतलब ये फुल पैक है, ठीक है, फुल पैक डेटा। क्या हो गया, हेलो हेलो, ऑटोमेटिकली बंद हो गया था सर। हेलो, हाँ आवाज आ रही है, हेलो, हाँ सर आ रही है। नेटवर्क इशू। मे बी बंद हो गया था अच्छा कहाँ तक बीच में। सुनाई है, कहाँ तक समझा कोड। ये बफर रीडर शुरू था सर। बफर रीडर, ओके। बफर रीडर जो है वो क्या करेगा, इनपुट स्ट्रीम आ रहा है, डेटा बहुत सारा स्ट्रीम फॉर्म में आएगा, मतलब ऐसे समझो लाइन बाय लाइन आएगा। अब ये लाइन बाय लाइन डेटा को हमें क्या करना है, होल्ड करना है, बिकॉज हमेशा लाइन बाय लाइन डेटा कहाँ से आएगा, यूआरएल से आएगा, यूआरएल से HTTP यूआरएल कनेक्शन में आएगा, वो जाएगा इनपुट स्ट्रीम में, मतलब हमेशा डेटा इनपुट स्ट्रीम में आएगा, बट वो होल्ड नहीं करेगा। जब नेक्स्ट डेटा आएगा तो प्रीवियस वाला जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने बफर रीडर को यूज किया। बफर रीडर एक्चुअल में क्या करता है, ये कॉन्कैट करने का काम करता है, कि पहला स्ट्रीम एंड सेकेंड स्ट्रीम भी रहेगा, मतलब प्रीवियस रिजल्ट भी रहेगा और नया रिजल्ट भी आते रहेगा, इसलिए हमने बफर रीडर यूज किया। और हमेशा हम बफर रीडर इसीलिए यूज करते हैं कि हमें अगर कोई भी स्ट्रीम को लाइन फॉर्म में अगर रखना है, लाइनिंग में, ठीक है, जैसे बुक फॉर्म में, तो उस चीज के लिए हम बफर रीडर को यूज करते हैं।
ओके, अब ये जो डेटा है पूरा का पूरा आ चुका है हमारे इसमें, तो हम क्या किए, हमने एक स्ट्रिंग बनाया, स्ट्रिंग इक्वल्स टू हमने कर दिया नल, मतलब एम्प्टी कर दी इनिशियली, कुछ डेटा नहीं डाले, और हमने फिर व्हाइल लूप चला दिया। अब ये है ब्लैंक, ब्लैंक है तो हमने क्या किया, जो भी डेटा आ रहा है उनको लाइन बाय लाइन रीड किया जा रहा है बफर रीडर के अंदर से, बिकॉज बफर रीडर ने इनपुट स्ट्रीम को कन्वर्ट किया है लाइन बाय लाइन डेटा में, और उनको ऐड किया जा रहा है लाइंस में। अब ये डेटा एक एक करके पूरा डेटा हम डेटा में डाल देंगे, जो कि हमने ऊपर में एक ये जो स्ट्रिंग बना के रखा था उसमें हम पूरा डेटा ऐड करते जा रहे हैं। अब ये डेटा ऐसा समझो कि पूरा का पूरा डेटा आ गया, बट ये जो डेटा है ये अभी जेसन ऑब्जेक्ट में है, मतलब ये जेसन एरे के फॉर्म में जितना भी कुछ डेटा है ना वो जेसन एरे के फॉर्म में है। इसको हम डायरेक्टली हमारे टेक्स्ट फील्ड पे सेट नहीं कर सकते, तो उसको निकालना पड़ेगा, मतलब जेसन एरे में से पहले जेसन ऑब्जेक्ट को निकाला जाएगा, जैसे मैं ऊपर में दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले ये चीज को रिमूव करना पड़ेगा, तो ये चीज को रिमूव करना है, मतलब जेसन एरे में से जेसन ऑब्जेक्ट्स को निकाले जाएंगे, पूरे ऑब्जेक्ट्स को। अब पूरे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट है, तो ऑफकोर्स बात है कि एरे है तो हमें लूप्स वगैरह यूज करना पड़ेगा। जब हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, देन फिर उस ऑब्जेक्ट्स में से उन डेटा मेंबर्स के थ्रू ये वैल्यूज को फेच किया जाएगा। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होगा। तो चलते हैं नीचे और एक्चुअल कोड की तरफ ध्यान देते हैं। तो हमारा डेटा जो है पूरा जो बफर रीडर टाइप में है वो यहाँ पे दे दिया उन्होंने, जिससे हमें क्या कर दिया, उस चीज को कन्वर्ट कर दिया। वो तो बफर टाइप में था, मतलब स्ट्रिंग टाइप में था, अब उसको कन्वर्ट कर रहे हैं जेसन एरे के फॉर्म में, मतलब री एस्टेब्लिशमेंट। जो भी डेटा हमने जेसन फॉर्म में रखा था वो इनपुट स्ट्रीम में कन्वर्ट हुआ, इनपुट स्ट्रीम से वापस ली हमने जेसन में ला लिए डेटा। अब डेटा जो है वो एरे फॉर्म में है, तो ऑफकोर्स बात है हमें एरे में से एक एक एलिमेंट को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जेसन एरे डॉट लेंथ, मतलब 4 ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, 6 ऑब्जेक्ट, हमें नहीं पता ना कि कितने हो सकते हैं, तो दैट्स वाई हमने लेंथ को यूज किया है। उसके बाद एक एक ऑब्जेक्ट को जो भी हमें एक एक इंडेक्स मिलेगा उसमें से हम गेट करेंगे। तो जेसन डॉट गेट, जैसे हम इंडेक्सेस नंबर बताते थे, तो इंडेक्सेस नंबर ना बताते हुए आप गेट इक्वल्स टू आई डालोगे, बिकॉज आई में 0 1 2 ऐसा आते रहेगा। तो एक एक ऑब्जेक्ट मिलते जाएगा, उसको टाइपकास्ट करके हम JO मतलब जेसन ऑब्जेक्ट में फिल करते जाएंगे, मतलब हमें एक जेसन ऑब्जेक्ट मिल गया। कंसीडर करते हैं आई इक्वल्स टू 0, तो 0th पोजीशन का जेसन ऑब्जेक्ट मिल गया हमें। अब उनमें से हमें डेटा निकालना, मतलब जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर के डेटा मेंबर्स का डेटा निकालना है, तो हम यूज करते हैं जेसन ऑब्जेक्ट डॉट, जो भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया था जेसन ऑब्जेक्ट डॉट गेट, और उसमें डालते हैं कि आपको कौन से इसका डेटा चाहिए। जैसे रोल नंबर, ये की थी तो रोल नंबर के थ्रू हमें रोल नंबर मिल जाएगा, नेम के थ्रू हमें नेम मिल जाएगा, सेम चीज मार्क्स के थ्रू हमें मार्क्स मिल जाएगा। अब ये डेटा जो है वो एक्चुअल डेटा है, मतलब एक यूजर का डेटा, एक ऑब्जेक्ट का डेटा। अब इसको स्ट्रिंग फॉर्म में हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब इसको ऐड कर देंगे सिंगल पार्स में, मतलब एक यूजर का डेटा सिंगल पार्स के अंदर है। अब एक ही यूजर तो नहीं था एरे के अंदर, एरे के अंदर तो और भी यूजर्स है। तो जब हमें डेटा मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो भी पार्स डेटा है उसको ऐड कर देंगे पार्स के अंदर, मतलब प्रीवियसली सिंगल डेटा इक्वल्स टू पार्स। अब पार्स में तो इनिशियली ब्लैंक था, क्योंकि हमने जब डिक्लेयर किए थे तो ब्लैंक था, एम्प्टी था, नल था। देखो यहाँ पे ब्लैंक था नीचे वाला, तो मतलब क्या होगा, प्रीवियसली कुछ नहीं, नया डेटा अभी जो भी फर्स्ट स्टूडेंट का डेटा आया है वो, एंड न्यू लाइन। तो इससे क्या होगा, पहला यूजर का डेटा पूरा आ जाएगा और वो सेव हो जाएगा प्रीवियस डेटा। अब ये लूप है, मतलब ये लूप फिर से चलेगा, आई की वैल्यू इंक्रीज होके 1 हो जाएंगी, फिर से फर्स्ट वाले इंडेक्स का डेटा गेट किया जाएगा, फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट में से पूरा रोल नंबर, नेम और मार्क्स फिर से निकाला जाएगा, इसमें रखा जाएगा। प्रीवियस डेटा में फर्स्ट यूजर का डेटा है और सिंगल पास डेटा में सेकंड यूजर का डेटा है, तो इनको फिर से फिर से कॉन्केट किया जाएगा और फिर से रखा जाएगा। ये प्रोसेस रिपीटेडली होती रहेंगी जब तक हमारा एरे कंप्लीट नहीं हो जाता, बिकॉज हमने ये चीजें पढ़े थे, लेंथ तक हो जाएगा। मतलब पूरे 4 स्टूडेंट का डेटा फेच करेगा और पूरा का पूरा डेटा जो है वो कहाँ पे रखा है हमने, डेटा पार्स के अंदर जमा करके रखा है, कॉन्केट करके रखा है, न्यू न्यू लाइन डाल के। अब डेटा यहाँ पे आ चुका है, तो अब डेटा को क्या करना है, हमें सेट करना है मेन एक्टिविटी के ऊपर, जो डेटा नाम का टेक्स्ट व्यू है उसके ऊपर। तो हमने कैसे यूज किया, मेन एक्टिविटी। अब हम मेन एक्टिविटी डॉट डेटा इसलिए लिख पा रहे बिकॉज डेटा जो डेटा मेंबर हमने बनाया था टेक्स्ट व्यू का वो स्टैटिक था। सो दैट्स व्हाई मेन एक्टिविटी डॉट डेटा डॉट सेट टेक्स्ट दिस डॉट
डेटा पार्स। तो हमने यहाँ का करंट क्लास के अंदर का डेटा पार्स वाला जो था उसको हमने कहाँ पे पास कर दिया, इस सेट डेटा मेथड के अंदर। तो जो भी कुछ डेटा हमने डाउनलोड किया है या फिर गेट किया है वो अभी हैप्पीली हमने मेन एक्टिविटी के टेक्स्ट व्यू जो कि डेटा है उसके टेक्स्ट व्यू पे सेट कर दिया। ये समझा? मतलब सिर्फ बटन के क्लिक इवेंट पे हमने डेटा जेसन से हमने यहाँ पे लिखा है। ये पहला वाला चीज है। ये वाला समझा? हेलो, हाँ समझा। पक्का? हाँ, समझा सर। ओके, तो इस हेलो। चीज हाँ। ओके, तो इस चीज को आप ट्राई करना, ठीक है? अभी टाइम है तो अगर वो समझा है, करके दिखाना है तो करके भी दिखा सकता हूँ। आप बोलोगे करके दिखाना है तो करके दिखाऊंगा, अदरवाइज नया वाला टॉपिक ले लेंगे, मतलब इसी का सेकेंड डे ले लेंगे। ये कर लोगे? नहीं सर, ये करके देखना पहले। ये वाला करके दिखा दो। जिसका से उसका वर्किंग थोड़ा ध्यान में और अच्छे से। हाँ हाँ। हाँ, चलेगा। तो यहाँ पे अपन इसको ले लेते हैं। हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है, दोनों टेक्स्ट फील्ड है शायद, तो एक बटन कर लेता हूँ मैं। तो विथ कर देता हूँ मैच और कर देता हूँ रैप। अब ज़्यादा लिखना ना पड़े इसलिए मैं ना कॉपी पेस्ट मार देता हूँ, नहीं तो लिखने में ही टाइम चला जाएगा। ठीक है, आईडी चलेगा। आईडी वाईडी सारा मैं कॉपी पेस्ट ही मार देता हूँ। ओके, बटन को बटन नेम है और इसको फैचिंग डेटा। ठीक है, अब चलते हैं, सेव करते हैं, बैकएंड में जाते हैं। अच्छा, हमने एक चीज़ भूल गए, हमेशा मैनिफेस्ट में हम क्या डाल देंगे, परमिशन डाल देंगे। परमिशन। यस, सो यहाँ पे डाल देते हैं यूज़र परमिशन। सो परमिशन भी अलग अलग टाइप का होता है, तो यूज़र परमिशन डालना है और इसमें इंटरनेट लिखना है, एंड बस हो गया। तो ये हमने परमिशन दे दी। तो चलते हैं मेन एक्टिविटी और ऑब्जेक्ट बना लेंगे। मेन एक्टिविटी में एकदम सिंपल सा कोड था, ये चीज़ के सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाना है। तो चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। हाँ, इंपोर्ट करना नहीं भूलना। सो alt enter to import and alt enter to import, एंड देन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो उसके, एड सेट ऑन लिस्नर वगैरह लगा लो। आ गया। सो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और सेट ऑन क्लिक लिस्नर लगा दिया। इसको alt enter करके इंपोर्ट कर लेते हैं। एंड पेज डेटा करके कोई क्लास नहीं है तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं न्यू फाइल नहीं क्रिएट कर रहा हूँ बिकॉज टाइम लगेगा, एंड्रॉइड स्टूडियो लोड करता है, वो ग्रेडल वेडल बिल्ड करता है। तो मैं सेम फाइल में और एक क्लास बना देता हूँ, चलता है, ऐसा भी चलता है। ठीक है, अलग से फाइल क्रिएट करके भी चलता है और ऐसा भी चलता है। तो मैं यहीं पे फेच डेटा करके जो क्लास था वो यहीं पे क्रिएट कर लेता हूँ, इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ हमारा जो है असिंग टास्क से। सो वेट अ सेकंड, कौन सा वाला असिंग टास्क था वो देख लेते हैं। कहाँ गया। ठीक है, असिंग टास्क 3 टाइप वॉइड वाला, बिकॉज 2 वाला भी है 3 वाले भी है। सो इसको कर दिया। ओके, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो alt enter to import, एंड इंपोर्ट तो कर दिया तो भी एरर देगा बिकॉज इसके अंदर कुछ मेथड है जो अनइम्प्लीमेंटेड है। तो यहाँ से जाके हाँ ओवरराइट कर देंगे। यहाँ पे डू इन बैकग्राउंड दिखा रहा है, एक ही मेथड उसने ओवरराइट किया जो कि कंपलसरी मेथड है, बट हमें और एक मेथड चाहिए। मैंने बताया था ना, क्योंकि इसके अंदर और भी मेथड्स है, पर हमारे पास हमें 2 मेथड चाहिए। कौन सी और एक जनरेट करना पड़ेगा हमें, जनरेट, एंड हम जनरेट करेंगे कहाँ गई मेथड, ओवरराइड मेथड क्या है, प्री नहीं पोस्ट एग्जीक्यूशन। ठीक है, आफ्टर। पोस्ट।
हाँ कंप्लीट होने के बाद देखो उसके अलावा भी कौन से मेथड है असिंक के अंदर। ऑन प्री एग्जीक्यूट मैंने बताया था, अगर आपको बैकग्राउंड प्रोसेस स्टार्ट होने के पहले अगर आपको कुछ करना है, जैसे आपको लोडिंग इफेक्ट स्टार्ट करना होता है कभी कभी कि यार डेटा लोड हो रहा है तो एक प्रोग्रेस बार दिखाना है, तो उस टाइम आप यूज कर सकते हो। प्रोग्रेस अगर थोड़ा थोड़ा करके अपडेट कर रहा है तो आपको दिखाना है कि ये डाउनलोडिंग चल रहा है, तो आप ये मेथड्स यूज कर सकते हो। अच्छा। बीच में से कैंसिल हो गई मेथड है ना, या फिर यूजर कैंसिल कर रहा है तो कुछ करना है, तो ये सारी मेथड्स है जो आपको इन फ्यूचर यूज में आए। अभी फिलहाल के केस में हम सिर्फ 2 मेथड की तरफ फोकस कर रहे हैं, दिखेंगे आपको वो मेथड्स। यहाँ पे हमने दोनों मेथड्स को हमने ओवरराइड मार लिया। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम सारा कोड कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कॉपी कर देता हूँ ये सारी चीज़ें स्ट्रिंग, एंड आप चाहो तो इतना सारा स्ट्रिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो एक स्ट्रिंग में भी आपका काम हो जाएगा, 2 स्ट्रिंग में भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, वो बेसिक लेवल के लिए जिनको थोड़ा सा टाइम लगता है समझने के लिए, उन लोगों के लिए वो कोड। ठीक है, बाकी आप अपना दिमाग लगा के इस कोड को भी छोटा कर सकते हो। सो यहाँ पे हम यहाँ तक ले लेते हैं एंड ठीक है, सारी चीज़ें हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं। URL दैन यस, क्या हो गया? हाँ, इसके नीचे में मेथड्स वगैरह आना चाहिए, तो देखते हैं आ जाएगा, तो नहीं आएगा तो फिर हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी इस चीज़ को भी इंपोर्ट कर देते हैं। इनपुट स्ट्रीम इंपोर्ट इनको भी कर देते हैं इंपोर्ट। कैच अभी तक उसको दिखा नहीं है, सो दैट्स व्हाई एरर दिखा रहा है। सो ओके, एक्सेप्शंस ओके, सारे एरर्स चले गए हमारे पास। ये जो है हमारे पास अभी फिलहाल है नहीं, तो हम फटाक से क्रिएट करके आ जाते हैं, या तो फिर होगा जो हमारे पास तो वो चीज़ हम देख लेते हैं। लॉग इन कर लेते हैं, और अगर पहले से डेटा हमने अपलोडेड करके रखा है तो हम उसको डायरेक्टली ले लेंगे। तो शायद से मैंने उस दिन ही मैंने अपलोड किया था, तो ये पब्लिक है, चेक कर लेते हैं व्यू करके इसमें क्या है डेटा। एक ही डेटा है, मज़ा नहीं आएगा। तो ओके, ठीक है, यही हमें चाहिए था। यही था। हाँ, तो यही अपन ले लेते हैं। सो ये वाला व्यू एडिट डिटेल हाइड डिटेल कहाँ गया इसका, API एडिट। मुझे शायद अपडेट करना ही पड़ेगा तभी जाके वो देगा, कोई इशू नहीं, मैं अपडेट कर रहा हूँ। और हाँ, ये मिल गया, कॉपी कर लेते हैं और इसको ऐड कर देते हैं सिंपली यहाँ पे हटा के। याद रखना ये पब्लिक होना चाहिए, अगर आप प्राइवेट करोगे तो ये एक्सेसिबल नहीं रहेगा। ठीक है, ये सेकंड वर्जन है, चलेगा, कोई इशू नहीं है। बाकी एग्जैक्ट कोड वैसे का वैसे, इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं। डू इन ऑन पोस्ट एग्जीक्यूशन में थोड़ा कोड डालना है जो कि हमारा एक्चुअल सेट करेगा, अगर हम वो करेंगे नहीं तो हमें डेटा ही नहीं दिखेगा बटन क्लिक पे। तो यहाँ पे कॉपी करते हैं और इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ओके, सुपर के बाद डालना है एक्चुअल में। हाँ। तो वो याद रखना, सुपर एंड अगर दिस है तो वो हमेशा फर्स्ट स्टेटमेंट होती है, हमने ये चीज़ पढ़े थे। ठीक है, बाकी फिर सारी स्टेटमेंट होती है, तो हाँ। इसलिए मैंने वो जाके देख के आया कि ऊपर तो नहीं डाला है। ओके, हो गया, कंप्लीट हो गया कोड। तो इसको मैं APK बना के आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ, आप अपने मोबाइल में भी चेक करके देख लीजिए, बिकॉज इसमें वो नहीं है इम्यूलेटर। सो APK बिल्ड कर देता हूँ और मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। बाकी सब घर पे ठीक? हाँ, सब ठीक। अभी तो कोरोना कोरोना ही शुरू है सब जगह सब जगह। हाँ,
वो ले लिया वैक्सीनेशन वगैरह घर वालों ने? हाँ, मम्मी पापा ने ले लिए। अच्छा, हमारे मम्मी घर तो आज ही जाकर रही वैक्सीन। पहला पहला वैक्सीनेशन लिया। हाँ, पापा के हो गए दोनों, मम्मी का आज हुआ अच्छा, एक पहला। बुखार उखार आया था कुछ? नहीं, कुछ ऐसे सिम्टम्स नहीं थे। अभी मम्मी का एक, नहीं, वो आता है बोलते ना एक दिन पापा को तो कुछ। कुछ नहीं हुआ था बुखार वगैरह। नहीं, वो आता है ऐसा बोलते ना, थोड़ा सा बुखार आता है हाँ, क्या? किसी किसी को आता है, किसी किसी को आता है, किसी किसी को नहीं आता। कमजोर लोगों को पहले आता है। हो सकता है। हाँ, पुराने लोग थोड़े से ऐसा ये रहते हैं तो उनको नहीं आता। स्ट्रॉन्ग रहते हाँ, हैं। स्ट्रांग रहते हैं। पर अपने जैसे तो पहले आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भेज देता हूँ। मेरे को यहाँ से फॉरवर्ड करना पड़ेगा आपको। और एक्चुअली मेरा व्हाट्सएप चल नहीं रहा है इंस्टीट्यूट वाला ऑनलाइन में, इसलिए तो मेरे को टाइम लग गया वो लिंक विंक फॉरवर्ड, क्योंकि यहाँ से उधर फॉरवर्ड करो फिर अच्छा वहाँ से अच्छा। उधर फॉरवर्ड करो। हम्म। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ओपन नहीं होता, तो उस चीज़ को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये यूआरएल को टेस्ट करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि ना, सब लिख लिया, कोड चल रहा था और कुछ दिनों बाद कोड ही नहीं चल रहा, मतलब किसी ने बोल दिया कि यार हम्म। बग सारे। तो उसमें सबसे पहले अगर टेस्ट करना होता है तो वो है कि यूआरएल चल रही है क्या, मतलब हम जो एपीआई बना था वो एपीआई वर्क कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसको सबसे पहले चेक करो, हम्म। मतलब डायरेक्टली डाल के ये चेक चेक करो कर। कि ये डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, अगर आ रहा डेटा है। आ रहा है तो आप चेक करो कि आपने जो लिखा हुआ जेसन था उसमें कुछ अपडेटेशन अगर किया था तो वो सही है क्या, तो उसको फिर से हम्म। जाके चेक करके आओ कि यार हमने जो अच्छा। लिखा हुआ कोड है वो चेक करो। कभी कभी एक सिंपल सा छोटा सा कॉमा होने की वजह से भी वो नहीं देता है। तो यहाँ पे जैसे ये है जावा इंट, हम्म। उसको यूज करके लिंट, हम्म। यार मेरे को मैन्युअली लिखना पड़ेगा, उसको जाके चेक करके आना। सो जेसन लिंट एंड तब तक आप इंस्टॉल करके देख लो, मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ एपीके एंड वैलिड है, सो कोई इशू नहीं आना चाहिए। ओपन करके एक बार चेक कर लो। हाँ सर, वो परमिशन बोले तो मैंने चेक किया, वो परमिशन भी डालना पड़ेगा ना एक्चुअली, वो क्या अननोन रिसोर्सेज वाला। हाँ, अननोन रिसोर्सेज सेटिंग पे हेलो। क्लिक करोगे ना। हेलो। हाँ, परमिशंस में ही जाएंगे। हाँ, सेटिंग्स में सेटिंग जाके पे। परमिशन इस बार आपको अलाउ करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाले एप्लीकेशन में परमिशन दिया है ना हमने, इंटरनेट का परमिशन दिया है ना, तो वो नहीं, परमिशन अलाउ। एपीके मेरे, एपीके का प्रॉब्लम था ना, एपीके तो मेरा इसमें ये नहीं था। एपीके इंस्टॉल नहीं हो रहा है ना, तो आप वहाँ पे अननोन रिसोर्सेज करके आएगा। मैं एक बार फिर से देखता हूँ इंस्टॉल करके। देखो, मैं ना आपको एक छोटा सा वीडियो भेज देता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। मैं नॉट। ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगा, फॉर योर सिक्योरिटी योर फोन इज नॉट अलाउड टू इंस्टॉल द अननोन ऐप फ्रॉम दिस ऐप। तो आप जाओगे सेटिंग्स में, तो यहाँ पे ये जो अलाव वाला है ना, उसको आप एक बार बंद करके चालू करके देखो, पीछे आ जाओ तो आपको फिर इंस्टॉलेशन का दे देगा, जैसे यहाँ पे आ गया, देन इंस्टॉल कर लो। यहाँ पे पूछा जाएगा क्या बोलते हैं, गूगल प्ले प्रोटेक्शन डज नॉट रिकॉग्नाइज दिस एप्लीकेशन एप्स डेवलपर, ऐप फ्रॉम अननोन डेवलपर कैन बी समटाइम टू बी अनसेफ। तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंस्टॉल ऑलवेज पे क्लिक करके आप इंस्टॉल कर लो और डन या फिर ओपन कर लो। अगर ऐसा कुछ मैसेज आता है कि यार मेरे सेंड इसमें ऐसे आ एप्लीकेशन, रहा है। एरर मैसेज आ रहा है, डोंट सेंड करके फिर नहीं,
this APK file might contain हाँ इंस्टॉल एनीवे unsafe content. Make sure ओपन करने के बाद एक आ रहा है, you may not have a proper app for viewing this APK. हाँ मेरे को स्क्रीनशॉट भेजोगे आप? मेरे को उसका स्क्रीनशॉट भेज दो, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ 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 ये पहले से वैसे हेलो, आवाज़ नहीं आ रही आपकी? हाँ भेजा सर स्क्रीनशॉट। हाँ एक मिनट। दिस एपीके फाइल माइट may not contain the unzip content list, so you trust the sender before you open and install it. ओपन करो। ओपन के बाद क्या दिखाता है? ओपन करने के बाद ऐसा आता है, you may not have a proper app for viewing this content. ऐसे क्यों हो रहा? फाइल मैनेजर है आपके पास? फाइल मैनेजर चेक करती हूँ। फाइल मैनेजर कोई भी फाइल मैनेजर या फिर एक्स एक्सप्लोरर आप इंस्टॉल कर लो, ऐसा जिससे आप वो डायरेक्टली एपीके तक पहुंच सको। ओके तो फिर देखना पड़ेगा उसको, नेट पे ही देखती हूँ। फाइल मैनेजर है। हाँ फाइल मैनेजर में फाइल आपको जाना पड़ेगा व्हाट्सएप के अंदर, जो भी आपका होगा फोल्डर का नाम, उसके बाद मीडिया एंड देन डॉक्यूमेंट्स, व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट्स, वहाँ पे आपको वो एपीके ढूंढना पड़ेगा। हाँ एपीके डायरेक्ट तो आ गया, कॉम्प्रेस करना है? नहीं क्लिक करो, ओपन करो। माय एप्लीकेशन 1 2 3 हाँ अभी आया, अब उसको इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल शुरू है। हाँ हाँ अब वहाँ से आपने इंस्टॉल किया है तो देखना, पहले बार बटन पे क्लिक करके देखो, अगर वो डेटा फेच नहीं हुआ तो आपको उस ऐप के सेट डेटा इंफॉर्मेशन में जाके परमिशन को अलाउ करके आना पड़ेगा। अच्छा क्योंकि कैसा है एक और ये, आप हम्म, एक और आया है, ब्लॉक्ड बाय प्ले प्रोटेक्ट। वो क्या क्या करना कहते पड़ेगा? हैं, इंस्टॉल डोंट एनीवे सेंड। करना। हाँ इंस्टॉल एनीवे और डोंट सेंड का एक ऑप्शन आएगा, तो डोंट सेंड कर देना है उसको। वो अभी तक हमने साइंड एपीके नहीं बनाया ना, तो गूगल अलाउ नहीं करता। अच्छा अच्छा हाँ ऐप नॉट इंस्टॉल्ड। नॉट इंस्टॉल। आपके क्या बोलते हैं एंड्रॉइड वर्जन कौन सा है? इंस्टॉल एनीवे मेरा तो ये है 6 6 है, एक मिनट। मार्शमेलो। शायद से मैंने ज़्यादा वाला ले लिया। हाँ हो गया सर, इंस्टॉल एनीवे किया था। डाउनलोड वो हो रहा है, इसका डेटा आया। Play Protect hasn't seen this app before. To protect yourself and others, send it for the security scan. डोंट सेंड कर दो। Don't send. हाँ आ गया डेटा, आ फेच किया गया। डेटा ऑनलाइन। ओके पूरा फेच हो गया है, चारों। हाँ तो वो जो हमने ये शायद चारों जो भी डेटा था इंटरनेट पे, वो उसने फेच करके आपको दिखाया होगा ये वाला। हाँ
ये रोल नंबर नेम रिजल्ट वाला। हाँ ठीक है, तो कुछ आ इस गया। तरीके से डेटा अपन ऑनलाइन फेच करके हमारे एप्लीकेशन के अंदर लाते हैं। ठीक है, अब इसके हाँ भी बहुत समझे। सारे, हाँ इसके भी बहुत सारे टाइप है। ये एकदम कोर टाइप है, कोर टाइप इन द सेंस ये इसका हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जैसे इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं लगती, कुछ नहीं लगती। अब इसके अलावा भी है जिसका यूज करके हम डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं और फिर फेच करते हैं। जहाँ पे हम डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि ये कोड नहीं लगेगा, ये तो कोड लगेगा ही लगेगा, साथ साथ में उसको इसलिए डाल रहे हैं बिकॉज हमें इमेजेस भी फेच करनी है। कभी कभी हमें इमेजेस भी ओवर द इंटरनेट या फिर वीडियोस, है ना। अगर लिंक्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि लिंक भी जो है वो स्ट्रिंग फॉर्म में आएंगे, बट इमेजेस एक्चुअल वीडियोस ये थोड़े हेवी डेटा होते हैं। अगर इनको अगर डाउनलोड करना है तो एक तो हमें खुद को वो लाइब्रेरी क्रिएट करना पड़ेगा, या तो फिर किसी ने पहले से बनाई हुई डिपेंडेंसीज जो है या फिर लाइब्रेरीज जो है उनको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले इस पे चलते हैं जिसमें हम लिस्ट में डेटा को गेट करेंगे और उसमें इमेजेस भी रहेंगे। ठीक है, सो अपन डे 2 की तरफ चलते हैं, जैसे कि डे 2 पे ये वाला समझो, आज ही ट्राई करके देखना, नहीं तो ये चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है फिर भूल जाते हैं, है इजी पर कैसा, अगर कमांड नहीं रहेगा तो ये भूल जाओगे। चलते हैं नेक्स्ट इस पे। तो ये जेसन का कंप्लीट नहीं हुआ है। आपका ही डेटाबेस यूज करूंगी ना सर मैं। हाँ हाँ हाँ, अभी फिर अभी मेरा फिलहाल के लिए जब तक आपका कमांड नहीं हो जाता आप ये करो। जैसे ही मुझे लगेगा कि जैसे ही हमारे पूरे जेसन का हो जाएगा ना तो मैं आपको दे देता हूँ, कोई इशू नहीं है। मैंने आपको दिया क्या यूजर नेम पासवर्ड? नहीं। मैं आपको यूजर नेम पासवर्ड आज ही फॉरवर्ड कर दूंगा, बट उसमें अभी से नहीं करना है बिकॉज उसमें बहुत सारा डेटा है। आप जैसे आपको लगे कि यार मेरे को हैंड आ गया है तो फिर आप उसमें चले जाना। ठीक है, अपलोड करके तो वहां से भी फिलहाल ट्राई। मैं अच्छा हाँ फिलहाल आप, फिलहाल मैं अनपेड पे करूँ। हाँ ये जेसन वाले पे करो। ठीक है, जब हाँ। आपको एक बार दो या दो कर लो, सिर्फ सिर्फ दो कर लो, बाद में पेड वाले में आप डायरेक्टली फाइल अपलोड करके, वो नहीं समझे तो फिर से मैं एक बार वो पढ़ा दूंगा किस तरीके से करना है। ठीक है, नहीं फिलहाल मैं एक दो प्रोग्राम उसी के ऊपर कर लेती हूँ ना, हाँ ये थोड़ा जो है सा ना, ये प्रैक्टिस। वाले जो है प्रैक्टिस वाले, और जो असाइनमेंट है वो भले ही आप उसके ऊपर कर लो। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला जो है वो है जेसन 2। तो डे 1 वहां पे था। अगर ये डे 2 आपके पास नहीं होगा तो मेरे को पूछ लेना। अच्छा डायरेक्टली नोट्स नहीं है क्या इसके? अरे यार इसके नोट्स नहीं है। जेसन 1 ही है मेरे इसमें, जेसन 2 नहीं है। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, हम चलते हैं जावा टी पॉइंट की तरफ। ये एकदम बेसिक वाला है, इसमें डायरेक्ट डेटा फेच किया विदाउट बटन। तो कहाँ गया? ओके, तो हम ये वाला ट्राई करेंगे, नेक्स्ट वाला। तो नेक्स्ट है कि यहाँ पे पहले तो आपको मैं उसका स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ कि किस तरीके से उसने बनाया और क्या चीज़ है, फिर हम इस चीज़ को बनाएंगे एक्चुअल में। चलते नीचे और यहाँ पे है ये चीज़। तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं वॉली रीड इमेजेस फ्रॉम द जिसन। तो आपको क्या करना है, जिसन से हमें इमेजेस रीड करेंगे, एक टेक्स्ट व्यू रीड करेंगे और हम टेक्स्ट को रीड करेंगे। अगर आपने देखा होगा तो मैंने जो एप्लीकेशन भी आपको जो बोला है बनाने के लिए, उसमें भी कैसा होना है, एक इमेज होने वाली है, टॉपिक का नाम होने वाला है, और टॉपिक से रिलेटेड मैंने बोला था कि उसमें कितना टाइम होने वाला है वो बताया था मैंने आपको, है ना। मतलब कुछ इस तरीके का ही आपको एक यूआई बनाना है। ये पूरा का पूरा लिस्ट, हाँ तो ये पूरा का पूरा लिस्ट है। अब ये जो डेटा है हम ओवर द इंटरनेट मतलब जेसन से करने वाले हैं, तो मैं आपको उसका दिखा देता हूँ। इसका यूआरएल देखो, इसमें ये जेसन यूआरएल है, तो पहले तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें डेटा है क्या, फिर बाद में हम देखेंगे कि किस तरीके से उसने जेसन बनाया है, क्या बनाया। तो सबसे पहले कभी भी आप जेसन से रिलेटेड वर्क करो तो पहले जेसन यूआरएल को चेक कर लो, उसके एपीआई को चेक कर लो, तभी जाके डेटा हम गेट करना चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका देख लेते हैं कि हाँ भाई ये
जो फाइल है वो प्रेजेंट भी है या नहीं है, बिकॉज कोड डायरेक्टली कॉपी पेस्ट मारेंगे कुछ कोई अर्थ नहीं रहेगा। चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो 192.168.1.35 एंड 808 ये जो है वो उसका कहते आईपी एड्रेस है, जो भी वेबसाइट है जिसे, हाँ, तो वो बोल रहा है कि भाई ये चीज जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये हमारे, मतलब ये चीज होगा नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो पहले वो जेसन फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम चलते ऊपर और उसका जो जेसन फाइल है उसको देखते हैं कि उसने जेसन फाइल दिया है क्या। तो उसने ऑफकोर्स बात है ऊपर में दिया होगा जेसन, तो देखो यहाँ पे उसने जेसन दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जेसन है। तो यहाँ पे हम उठाएंगे इसको, लेके चलेंगे हमारा क्रिएट न्यू जेसन जेसन बिन के अंदर, और हम इसके अंदर इसको डाल देंगे। ठीक है, अब उसके बाद इसके अंदर अगर कोई यूआरएल रहेंगी तो उसको भी चेक करना है सर। मतलब जैसे यहाँ पे देखो इमेजेस जो है वो भी उन्होंने सर्वर पे रखे हैं उनके जावा टी-पॉइंट की वेबसाइट पे। तो हमें ये चेक भी करना है कि ये जो है वो इमेजेस दिख रही है क्या। तो आप कॉपी कर करके हर एक यूआरएल को भी चेक करोगे। अगर यूआरएल देखो दिख रहा है, यूआरएल से आपको इमेजेस दिख रही है, मतलब ये इमेजेस फेच होंगी। अगर यूआरएल डालोगे और वो इमेज ही फेच नहीं हो रही तो फिर वो इमेज नहीं दिखेंगे। जैसे मैं देखो चेक कर रहा हूँ, अगर कोई इमेज करप्ट होंगी या फिर उन्होंने डिलीट मार दी होंगी तो वो फिर आपके एप्लीकेशन में भी नहीं दिखेंगे, और एप्लीकेशन में कभी कभी एरर आ सकता है, क्रैशिंग वाला प्रॉब्लम आ सकता है, और वो हमें समझ में नहीं आएगा, आंखों से देख के हमें समझ में नहीं आएगा हमारे कोड में। तो वो चीज़ को एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। तो यहाँ पे हम वही क्रॉस चेक कर रहे हैं, दोनों तो सही है, पाइथन भी सही होगा, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार कॉपी करके। एंड्रॉइड सही था इसका, डालते पाइथन, एंड यस पाइथन भी सही है। तो लास्ट वाला सही, लास्ट वाला भी सही होगा, पर एक बार क्रॉस चेक कर लेना। कॉपी पेस्ट, और देखो अपने को मिला कुछ, पेज नॉट फाउंड। मतलब ये बंदे ने, ये वेबसाइट वाले ने, जावा टी पॉइंट वाले ने cpp-home.png ये इमेज इसने डिलीट कर दी, या फिर ये नाम की इमेज ही नहीं है, कुछ लिखने में स्पेल मिस्टेक हुआ है। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा हमारे भी वेबसाइट में, इसलिए हमें चेक करना कंपलसरी है। तो ऐसे सिचुएशन में एक तो ये ही निकाल दो, या तो फिर जो पहले से आपके पास अवेलेबल है उसको ही कॉपी पेस्ट एक बार मार दो। तो अगर वो डेटा आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरे यहाँ बस इमेजेस अपलोड करनी है हमें, मतलब अगर सर्वर पे इमेजेस नहीं है तो वो सर्वर पे इमेजेस अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अब सेम चीज, अभी ये तो उसके सर्वर पे, अब सेम चीज हम हमारे सर्वर के साथ भी कर सकते हैं। तो ये सेम चीज को हम कल वाले सेशन में खुद के सर्वर पे हम ये सारी चीजें भी अपलोड करेंगे जब आपका हैंड आ जाएगा तो। और साथ साथ में हम ये सारी इमेजेस जो हम दूसरे के सर्वर से फेच कर रहे हैं, ये उनके सर्वर से फेच ना करते हुए खुद के सर्वर पे हम पूरी इमेजेस अपलोड करेंगे और फिर उसको वहां से फेच करेंगे। ठीक है, अभी मेरे पास नहीं था तो मैं पाइथन क्या एक सी प्लस प्लस का ढूंढते बैठू कोई गूगल से, तो मैंने डायरेक्टली ये यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, बस हो गया, कंप्लीट हो गया। एक बार आप क्या कर लो, इसको पहले तो पूरे को सिलेक्ट कर लो, एक करके कंट्रोल सी करके पहले तो चेक कर लो। तो ये बिना भूले एक बार कर देना, बिकॉज इससे बाकी टाइम बच जाता है हमारा, बिकॉज नहीं तो फिर पूरा कोड कर दिया और फिर सर खो जाते बेटर वैसा वाला हो जाता, फिर बाद में लास्ट में जाके चेक करते तो फिर उतना टाइम वेस्ट हो जाता। तो 2 मिनट लगता है, पर आप वैलिडेट कर लो, या फिर आंखों से वैलिडेट हो रहा है तो आंखों से वैलिडेट कर लो। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया वैलिडेट एंड वैलिडेट सक्सेसफुली, तो कोई इशू नहीं है, मैं इसका एपीआई बना सकता हूँ। याद रखना ये प्राइवेट रहेगा तो काम नहीं करेगा, तो इसको क्लिक करके पब्लिक कर दो और यहाँ पे क्रिएट कर दो। क्रिएट करोगे आपको एक एपीआई की मिल जाएंगी जैसे हमेशा मिलती है हमें, और उसको फिर एक बार टेस्ट करके भी देख लो, क्योंकि फ्री वेबसाइट है, कभी चलेगा नहीं चलेगा। तो एक बार यूआरएल को कॉपी पेस्ट करके चेक कर लो कि हाँ भाई चल रहा है क्या। हाँ तो हमारा चल रहा है। ओके, अब इस थोड़े सा जेसन जो हमने बनाया है उसकी तरफ भी ध्यान देते कि उसने क्या क्या बनाया है, हमें समझ रहा है कि वो कोड कि बस हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट मार दिया, वो थोड़ा सा चीज को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे को दिख रहा है ऊपर में कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस जब भी रहते हैं तो हमें पता है कि वो है ऑब्जेक्ट। क्या है? जेसन ऑब्जेक्ट। हाँ, तो एज अ जेसन ऑब्जेक्ट के रूप में भी आपका एरे हो सकता है, मतलब एक जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे एरेज भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो एक जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे एक ऑब्जेक्ट डाला है, वैसे इस जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर एरे भी हो सकता है और एरे के अंदर ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिखा है। तो यहाँ पे एक जेसन ऑब्जेक्ट है
उसके अंदर जेसन ऑब्जेक्ट का नाम रखा है हमने ट्यूटोरियल्स, है ना, और उसके अंदर है एरे। तो एज अ वैल्यू इसका है एरे, तो उसके अंदर है एरे, और उसके अंदर एक एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ये एक ऑब्जेक्ट हो गया उसका, सेकेंड ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑब्जेक्ट, ऐसे ही करके उन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए। अब हर एक ऑब्जेक्ट में देखोगे तो आपको दिखेगा सबसे पहले तो नेम, देन उसके बाद आपको दिख रहा है इमेज यूआरएल, और तीसरा है डिस्क्रिप्शन, मतलब वो इमेज का डिस्क्रिप्शन होता है ना, वैसे टाइप का इमेज डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है। तो वैसे करके सब में उन्होंने बनाया। सो जावा, देन ये, देन वो, फिर से वही जावा, देन ये, देन वो, और ऐसे करके समथिंग पूरा इसको बनाया है। तो हमने जेसन को समझ लिया, अभी हम चलते हैं बाकी चीजों पे। हेलो, हाँ हेलो। आवाज आ रही है? हाँ आ रही। ओके, अभी हम बाकी चीजों की तरफ चलते हैं। तो चलते हैं हमारे कोड के ऊपर कि यार कोड कैसे क्या। यहाँ पे सबसे पहले पहली चीज तो हमने कर चुके हैं, तो ये हम नहीं करेंगे, वही इंटरनेट वाला परमिशन हमेशा डाल दो, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आपके इसमें ये दो चीजें को ऐड करना है, तो हम फटाक से ये दो चीजें ऐड कर लेते हैं, लिस्ट व्यू एंड प्रोग्रेस बार। तो ये दोनों चीजें आपको पता है कि लिस्ट व्यू क्यों डाल रहे हो, प्रोग्रेस बार क्यों, क्योंकि लिस्ट व्यू में डेटा आने से पहले थोड़ी देर प्रोग्रेस बार दिखना चाहिए, जब तक डेटा लोड नहीं हो जाता, और जैसे लोड हो जाएगा तो हम फिर वो उसको दिखा देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम चलते हैं हमारे वही सेम चीज, और मैं डिलीट कर रहा हूँ बिकॉज अभी मेरे को ये नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल V करके पेस्ट कर देता हूँ। तो एक प्रोग्रेस बार है और एक लिस्ट है। तो प्रोग्रेस बार कब दिखेगा, जब तक लिस्ट लोड नहीं हो जाती तब तक प्रोग्रेस बार दिखेगा, देन फिर हमें लिस्ट दिख जाएंगे। इनिशियली हमने गॉन करके रखा है, मतलब प्रोग्रेस बार दिखते नहीं रहेगा। यहाँ पे जो प्रोग्रेस बार है वो राउंड राउंड वाला है, ठीक है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाला प्रोग्रेस बार नहीं लिया है, 10%, 20%, 30% वाला नहीं लिया है, हमने राउंड राउंड वाला लिया है, जिसमें वो लोड होते हुए दिखेगा बस, ठीक है, बफरिंग वाला। तो यहाँ पे इनिशियली विजिबिलिटी ऑन रखिए, मतलब जैसे एप्लीकेशन ओपन होगा तो उसकी विजिबिलिटी हम ऑन करेंगे, अभी फिलहाल के केस में गॉन है, और ये सेंटर में तो दिखेगा। ये राउंड बोलिए। राउंड वाला और हॉरिजॉन्टल वाला वाले समझेगा कैसे? मतलब मीन्स हमने राउंड वाला लिया है कैसे? यहाँ पे कुछ मेंशन किया है कि राउंड वाला लिया है। नहीं, बाय डिफॉल्ट राउंड वाला होता है, बाय डिफॉल्ट जो अच्छा, होता है वो राउंड अगर वाला हमने होता है। हाँ हॉरिजॉन्टल वाला चाहिए तो ओके वो और विथ हॉरिज प्रोग्रेस डालना पड़ता है, रुक जाओ मैं दिखा देता हूँ आपको। अच्छा अच्छा। ठीक है, हमने प्रोग्रेस बार वाला जब पढ़ा था ना हमने, तब हमने दो चीजें पढ़ी थी। तो यहाँ पे देखो, पढ़ा था नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, देखो एक ये वाला आता है प्रोग्रेस बार वाला, और एक सर्कल वाला था। हमने एक्चुअली दोनों चीजें एक ही इसमें डाले थे। तो यहाँ पे देखो मैं प्रोग्रेस बार के इसमें दिखा देता हूँ। enter layout equals to align parent, ये देखो प्रोग्रेस डायलॉग स्टाइल इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल वाला मिलेगा। और भी एक है, पर ये तो उसने बैकएंड से दिखाया, ऐसा फ्रंट एंड से भी होता है। देखो ये एक होता है और ये वाला ऐसा वाला होता है, ठीक है। ये देखो इस तरीके से लिखना पड़ेगा, स्टाइल इक्वल्स टू ये स्टाइल विजिट्स डॉट प्रोग्रेस बार डॉट हॉरिजॉन्टल। आप ये लिखोगे तो हॉरिजॉन्टल मिलेगा, अगर आप ये नहीं लिखोगे तो नॉर्मल राउंड वाला मिलेगा। राउंड वाला आएगा। अच्छा हाँ, ठीक है। और अगर आपने हॉरिजॉन्टल वाला सेट किया है तो आप फिर उसमें डाल सकते हो प्रोग्रेस कि कितने से चलना चाहिए, 10 से चलना चाहिए या 20 से चलना चाहिए, वो प्रोग्रेस बढ़ता है ना, वो कितने से बढ़ना चाहिए वो भी आप बता सकते हो। ये नॉर्मल वाला है जिसमें आपको कोई परसेंटेज वगैरह नहीं मिलेगा, नॉर्मल लिखोगे तो वो ऊपर वाला मिलेगा। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम नॉर्मल वाला यूज करें बिकॉज हमने स्टाइल नहीं दिया है इसको।
हाँ ओके, तो चलते बाकी उसके बाद के कोड के ऊपर। तो 1 मिनट। हाँ, नेक्स्ट चीज है, हम यहाँ पे वॉली यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये जो डेटा फेच करने वाले हैं वो वॉली से फेच करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें डिपेंडेंसीज ऐड करनी पड़ती है। क्या ऐड करना पड़ता है? डिपेंडेंसी। विदाउट डिपेंडेंसी आप वॉली का प्रोग्राम कर ही नहीं सकते, बिकॉज वॉली जो लाइब्रेरी है वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जो कि एंड्रॉइड सपोर्ट करता है। जैसे आपको मैं दिखा दूं वॉली, तो वॉली का ओवरव्यू दिया है क्या? ठीक है, यहाँ पे छोटे शॉर्ट फॉर्म में दिख लेते हैं। वॉली इज एंड द HTTP लाइब्रेरी, देखो ये लाइब्रेरी है, दैट मेक द नेटवर्क फॉर नेटवर्किंग फॉर द एंड्रॉइड एप्स। तो ये चीज करते इजी कर देती है। अगर आपको कोई भी डेटा को फेच करना है, बड़ा डेटा को, और जल्दी से फेच करना है, तो आप वॉली लाइब्रेरीज को यूज करते हैं। अब सिर्फ वॉली लाइब्रेरी है क्या जो आपको डेटा को डाउनलोड करने के लिए हेल्प करती? तो नहीं, यहाँ पे दो लाइब्रेरीज है, एक है रेस्टफुल एपीआई, सेकंड है वॉली। आपके ऊपर है, आपको वॉली अच्छा लगता है या फिर रेस्टफुल एपीआई। ठीक है, आपके ऊपर है। अब रेस्टफुल एपीआई जो है वो एक्चुअल में जो है किसने बनाया है? गूगल एंड्रॉइड ने खुद ने बनाया है। बट अगर मैं वॉली बोलूँ तो ये थर्ड पार्टी है। तो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा यूज करना है। बट रिकमेंडेशन जो रहता है वो वॉली रहता, क्योंकि रेस्टफुल के वक्त हमें ज्यादा कोड लिखना पड़ता है एज कम्पेयर टू वॉली। ठीक है, अगर आप रेस्टफुल यूज करोगे तो थोड़ा कोड बढ़ जाएगा। बाकी आपके ऊपर है कि आपको रेस्टफुल अच्छा लगता है, किसी को रेस्टफुल या फिर रेट्रोफिट अच्छा लगता है। तो रेस्टफुल का एक्चुअल नाम रेट्रोफिट है, भूल गया था मैं। और तो रेट्रोफिट अभी ध्यान में आया, रेट्रोफिट थोड़ा सा सुना था मैंने। रेट्रोफिट या फिर आप वॉली यूज कर सकते हो या फिर असिम टास्क यूज कर सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर है। अच्छा अपन तीनों चीजें पढ़ने वाले, मतलब सारी चीजें पढ़ने वाले, फिर आपके ऊपर रहेगा कि आपको कौन सा कन्वीनियंट पड़ रहा है। आपको रेट्रोफिट अच्छा लग रहा है, वॉली अच्छा लग रहा है, या फिर कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है। कभी कभी कंपनी आउटडेटेड रही या फिर उनको सिक्योरिटी ज्यादा मेजर रहा, बिकॉज थर्ड पार्टी नहीं चलता कभी कभी, तो वो लोग फिर वॉली की तरफ नहीं जाएंगे। अगर वो एकदम एक्चुअल लाइब्रेरी ही चाहते हैं तो फिर वो रेस्टफुल या फिर ये अपना रेट्रोफिट ही करेंगे। ठीक है, बिकॉज वो खुद का गूगल का है इसलिए। अच्छा हाँ, तो अभी हम चलते हैं। सबसे पहले तो रेट्रोफिट या फिर वॉली, जो भी जिसकी भी बात कर रहा हूँ, इन केस में हमें सबसे पहले तो उनकी डिपेंडेंसीज ऐड करना बहुत हेडेक काम है। तो यहाँ पे हमने पहले ही अभी बीच में हमने किए थे, तो उसमें हमको बहुत दिक्कत गई थी। तो हमने यहाँ पे पहले से उनको बोला था, मैंने डाल के रख दो करके, बिकॉज वो कौन ढूंढते बैठेगा ना। चेंज हो गया अभी एक्चुअली उसका। तो ये डिपेंडेंसीज है, इन डिपेंडेंसीज को आपको ऐड करना पड़ता है। तो ये मैं आपको भेज देता हूँ। ये दोनों डिपेंडेंसीज आपको ऐड करना पड़ता है। पहले आपको एक ही डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ती थी, अभी आपको दोनों डिपेंडेंसीज ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो इसको सिलेक्ट करता हूँ, जान दो, दोनों सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अगर ऊपर वाला काम नहीं किया तो नीचे वाला, और नीचे वाला काम नहीं किया तो ऊपर वाला। थोड़ा समझ लेना, नहीं समझा तो मैं बता दूंगा। कभी भी अगर देखना है तो उसके आगे का चीज देखना है, इम्प्लीमेंटेशन के आगे का। मैं दिखा देता हूँ, अभी मैं कॉपी पेस्ट आपके वही वाले मैसेज से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो देखो कैसे ऐड करने का डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे ये जो इम्प्लीमेंटेशन कीवर्ड है, इसके आगे का जो डेटा है वो हमारे काम का है। मतलब देखो org.apache.http://core लाइब्रेरी, ये है हमारे काम का। तो यहाँ पे इतना कॉपी कर लो। चलो एंड्रॉइड के अंदर, और एंड्रॉइड के अंदर आप जाओगे ऐप लेवल ग्रिडल में। ठीक है, यहाँ पे इसको ओपन करोगे, नीचे में जाओगे, यहाँ पे आपको दिखेगा डिपेंडेंसीज, और आप यहाँ पे डिपेंडेंसीज ऐड करोगे। कोई इशू नहीं, कहीं पे भी ऐड कर सकते हो। इम्प्लीमेंट जहाँ पे लिखा है उनके नीचे ऊपर कहीं पे भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखो इम्प्लीमेंटेशन कीवर्ड, एंड देन उसके बाद आपने जो यूआरएल लेके आए थे उसको आप सिंपली पेस्ट कर दो। आप चाहो तो दोनों डाल के आप सिंक कर लो, या फिर एक एक करके सिंक करो, आपके ऊपर है आपको कैसा कन्वीनियंट पड़ता है। तो मैं तो एक्चुअली जितने भी है एक साथ ही कर देता हूँ, बिकॉज बिल्ड होने को ज़्यादा टाइम लगता। ज्यादा टाइम लगता है। हाँ, तो एक साथ ही अगर दोनों डाल दो कन्वीनियंट है। तो जितने भी है उतने सारे डाल दो तो कन्वीनियंट है, बार बार डालने की जरूरत नहीं होती।
यहाँ पे देखो वॉली HTTP कंपोनेंट ऊपर वाला है तो वो डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये ठीक है। हमने वॉली की भी लाइब्रेरी डाल दी, सिंगल कोट्स हमेशा कभी कभी आपको ना ये कुछ इस तरीके से हाईलाइट होते हुए दिखेगा कि यार ये थोड़ा सा सब ब्लर दिख रहा है, बाकी नॉर्मल दिख रहे हैं, पर ये थोड़ा ब्लर दिख रहा है। इसका मीनिंग ये है जो आपने ये जो वर्जन डाला है 1.1.1, इसके बाद भी कोई अपडेटेड वर्जन आया है लेटेस्ट वर्जन वाला, सो दैट्स व्हाई वो ऐसा हाईलाइट हो रहा है। जैसे ये देखो, अच्छा। न्यूअर वर्जन ऑफ द एंड्रॉइड डॉट वॉली, आपने डाला है 1.1.1, पर अभी जो अवेलेबल है इट इज 1.2.0, तो आप यहाँ पे चेंज करके वो भी कर सकते हो। अगर आपके एंड्रॉइड स्टूडियो में वो वर्क नहीं कर रहा है और प्रीवियस वाला वर्क कर रहा है, तो प्रीवियस वाला ही करना है, भले ही वो वैसा डार्क दिखाए, कोई इशू नहीं है, वर्क करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि सर ये हमेशा करने का, क्या नहीं, अगर सपोर्टेड नहीं है आपके एंड्रॉइड स्टूडियो में तो आप लेटेस्ट वर्जन पे मत जाओ, प्रीवियस वर्जन भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे सिंक करके देख लो। अगर कुछ भी ये प्रॉब्लम होगा वॉली वगैरह में तो नीचे में आ जाएगा डिपेंडेंसीज में कि कुछ प्रॉब्लम है, अदरवाइज ये चीज लोड हो जाएगी। अब ये देता है थोड़ा टाइम, तो तब तक हम कोड को जाके देखते हैं, हो जाएगा तो हमें पता ही चल जाएगा। तो हमने वॉली लाइब्रेरीज डाल दी, हमने ये चीजें भी डाल दी। अब यहाँ पे जो लिस्ट में जो आइटम दिखाने वाले हमें दिखा है, हेलो हेलो, अब वो लाइन गेली, अच्छा कोई नहीं।